जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। 23 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। आइए देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे 2023? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है एक्सेलरेटिंग चेंज। क्या इसका थीम है? एक्सेलरेटिंग चेंज विश्व जल दिवस 2023 की थीम है। दोस्तों, हर साल हम 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे क्यों मनाते हैं? ताकि जल का जो संरक्षण है उसके इंपॉर्टेंस के बारे में, उसके अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताया जा सके। हर साल हम 22 मार्च को यह दिवस मनाते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए आखिर यह दिवस मनाने की घोषणा किसने की है, कब से की है, तो आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब से? 1993 में। जल संरक्षण के इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल इसे मनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट दिवस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, 21 मार्च को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड पोएट्री डे। अब हम विश्व कविता दिवस क्यों मनाते हैं, इसे हम समझते हैं। हर साल हम 21 मार्च को इसलिए मनाते हैं ताकि पोयम के माध्यम से, कविता के माध्यम से लैंग्वेज यानी भाषा की जो अभिव्यक्ति है उसका सम्मान किया जा सके, भाषा को बचाया जा सके पोयम के माध्यम से, कविता के माध्यम से। 2023 की थीम क्या है? ऑलवेज बी अ पोएट इवन इन प्रोज। ये इसकी थीम है। भाषाओं की रक्षा करने के लिए कब से? 1999 से विश्व कविता दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। इसके अलावा 21 मार्च को एक और इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं नस्ली भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी जो हम यहाँ पर रेसिज्म करते हैं उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है। अब इसके पीछे एक हिस्ट्री है। 1960 की बात करेंगे, जब दक्षिण अफ्रीका के कहां पर शार्प विले में पुलिस के द्वारा रंगभेद कानून के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जिसकी वजह से लगभग 70 लोगों की मौत हो गई। इसलिए यह दिवस मनाया जाता है उनकी याद में। दोस्तों, 21 मार्च को वर्ल्ड पपेट्री डे भी मनाया जाता है। हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं विश्व कठपुतली दिवस। इस दिवस को मनाने का क्या उद्देश्य है? जो प्राचीन लोक कला है उसे जन जन तक पहुंचाना, सभी लोगों तक पहुंचाना इस दिवस का उद्देश्य है। अब कठपुतली कला में बहुत सारी कलाएं आती हैं। नाट्य कला, चित्रकला, वेशभूषा, मूर्ति कला, ये सारी इसमें शामिल होती हैं। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज बता दिए हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। यदि कभी आपको वीडियो ना मिले ब्राउज पे तो आप सर्च करिए डेली करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता सर या राजा गुप्ता करंट अफेयर्स सर्च करके आप करंट अफेयर्स को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभार नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, बस आप इतना सर्च करेंगे राजा गुप्ता करंट अफेयर्स तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों, 480 दिन हो गए आपको लगातार पढ़ाते हुए। आपको यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल चीजें मिलेंगी, जैसे कि ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके मिलता है। यानी हम आपका करंट अफेयर्स के साथ आपका जीके भी इंप्रूव करते हैं। डेली करंट अफेयर्स का आपका टेस्ट लेते हैं। इसके अलावा आपको ये क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्राप्त होती है। ये है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास। ट्रिक्स भी इस्तेमाल की जाती है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, 25 से 30 मिनट में हम आपको कवर कराएंगे। 1.5 से 2 घंटा आपका वेस्ट नहीं करेंगे। आपका समय बहुत कीमती है। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन, और बहुत ध्यान से सोचिएगा इस लाइन को। आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर लगातार विचार ना आते हो। अगर बात करें तो आपका असली दुश्मन आप ही हैं, आपका मन है, आपका दिमाग है। जब हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा भ्रमित होते हैं, ज्यादा भय यानी हमको डर लगता है, तो हम क्या करें? उस वक्त हम गहरी सांस लें, अपने मन को शांत करें। मन की शांति से बड़ी शांति कुछ भी नहीं इस दुनिया में, क्योंकि बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन हमेशा हमेशा लगता रहता है काश हमारे पास ये होता, काश हमारे पास ये होता। जो भी आपके पास है वही बहुत खास है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 2 को। हाल ही में किसने स्टारबक्स के सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया है? रिसेंटली हु हैज टेकन ओवर एज द सीईओ ऑफ स्टारबक्स? तो स्टारबक्स आप सभी गए होंगे, नहीं गए होंगे तो आपको पता होगा। ये जो है कॉफी के लिए काफी फेमस कंपनी है। लक्ष्मण नरसिम्हन, इनका उत्तर जो है लक्ष्मण नरसिम्हन है।
जिन्हें स्टारबक्स के सीईओ के रूप में इन्होंने पद ग्रहण किया है। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है लक्ष्मण नरसिम्हन। दोस्तों भारतीय मूल के हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, ये स्टारबक्स के सीईओ बनाए गए हैं। दोस्तों इसके पहले नरसिम्हन के पास एक और भूमिका थी, बहुत सारी इन्होंने भूमिका निभाई है, बहुत सारे रोल प्ले किए, पेप्सिको में भी डिफरेंट पदों पर इन्होंने कार्य किया है। स्टारबक्स की जैसे कि मैंने आपकी बात की है तो एक इंटरनेशनल कॉफी हाउस कंपनी है। 1971 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं मेलोडी हॉब्सन। क्या नाम है? मेलोडी हॉब्सन। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा विभिन्न कंपनियों के सीईओ के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे भारतीय मूल के सुंदर पिचाई की, जो गूगल और अल्फाबेट के सीईओ हैं। अभी यूट्यूब के सीईओ जो हैं वो कौन है? नील मोहन। क्या नाम है? नील मोहन। हाल ही में बदले गए हैं। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है। अमेजन के सीईओ एंडी जेसी हैं। भारतीय मूल के सत्य नडेला भी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। डिफरेंट सीईओ पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिए और हर एक पॉइंट को नोट कीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदू कुश क्षेत्र में 6.6 तीव्रता का एक भूकंप आया, ये किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कहां पर है? हिंदू कुश अफगानिस्तान में है। आप लोगों ने कल न्यूज में सुना होगा कि भूकंप के जो झटके थे, अर्थक्वेक के जो झटके थे दिल्ली में, हरियाणा में, भारत के विभिन्न राज्यों में ये महसूस किए गए हैं। तो जो इसका केंद्र था वो कहां पे था? हिंदू कुश में था। हिंदू कुश कहां पे? हिंदू कुश अफगानिस्तान, जो हमारा भारत का पड़ोसी देश है, यहां से भूकंप रिलीज हुआ जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न शहरों तक पहुंच गया और महसूस किया गया। 21 मार्च 2023 को रात को 10:17 पे भूकंप आया है। और दोस्तों अभी रात को मैं कह रहा हूं, कुछ दिन पहले ही फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो बीच बीच में जो ट्रेमर्स हैं रिलीज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है जिसकी वजह से प्लेटें आपस में टकरा रही हैं या प्लेटें दूर जा रही हैं। क्लियर है? तो भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार जो भूकंप की तीव्रता थी 6.6 थी। दोस्तों भूकंप का जो अध्ययन होता है उसे हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। और रिक्टर स्केल की मदद से हम भूकंप को नापते हैं। ठीक है दोस्तों, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी तीव्रता 6.5 रिक्टर स्केल बताई है। अलग अलग स्केल यूज होती हैं, बस जो अराउंड है वो 6.6 6.5 के अराउंड है। दोस्तों जो भूकंप था वो जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिसका जो प्रभाव है भारत, चीन और पाकिस्तान तक महसूस किया गया है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो आप लोगों को पता है, 6 फरवरी 2023 को अभी बहुत विनाशकारी भूकंप देखने को मिला था तुर्की में, और तुर्की, सीरिया ये भी अफेक्टेड हुए थे। और ये जो जगह थी जहां पर भूकंप आया था तो ये है गाजियानटेप शहर। ये एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि कहां से भूकंप रिलीज हुआ था, क्योंकि इस भूकंप की वजह से 50,000 लोगों की मौतें हो गई हैं। अगला प्रश्न ये रहा, अफ्रीका भारत सैन्य अभ्यास, इसे बोलते हैं एफ इंडेक्स, 2023 कहां पे शुरू हुआ? तो फ्रेंड्स अफ्रीका भारत का जो सैन्य अभ्यास एफ इंडेक्स है ये पुणे में शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ? पुणे में। दोस्तों एफ इंडेक्स नाम में ही छुपा हुआ है इसका आंसर। एफ मतलब अफ्रीका और इन मतलब इंडिया, तो दो देशों के बीच में एफ इंडेक्स होता है और ये पुणे में शुरू हुआ है। क्लियर है? आपको याद रहेगा दोस्तों, भारत और 23 अफ्रीकी देश, कितने? 23 अफ्रीकन कंट्रीज पुणे में 9 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास, ये मल्टीलेटरल है, बहुत सारे देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 23 अफ्रीकन कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अभ्यास शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में जो सैन्य सहयोग है उसका विस्तार करना। दोस्तों कोई भी अभ्यास होता है इसमें अलग अलग देशों का अपना इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर हम दूसरे देशों के साथ अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे फ्रेंडली रिलेशन बढ़ेंगे, हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ेंगे, हम ग्लोबल लीडर बनेंगे, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हम शांति के लिए काम कर सकते हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ काम कर सकते हैं मिलकर के। इस अभ्यास का विषय क्या था ये आप याद रखिएगा, मानवीय खाद्यान्न कार्रवाई और शांति अभियान इस अभ्यास का विषय था। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यास है, मैंने आपको जनवरी में पढ़ाया था, आपको याद है? मैंने आपको बताया था वीर गार्जियन 23, जो एक हवाई अभ्यास है, भारत और जापान के बीच में होता है। वीर गार्जियन 23 अभ्यास किया गया। अभी मैंने कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स में आपको सी ड्रैगन 23 बताया।
तो सी ड्रैगन एक्सरसाइज गुयान अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए, संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 की घोषणा हो गई है। तो किसे चुना गया है संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए? देखिए, इनका नाम याद करना बहुत आसान है। तो ये है बॉम्बे जयश्री। जितने भी संगीतकार आपको मिलेंगे सब कहां से होते हैं? मोस्टली बॉम्बे से होते हैं, जहां से वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो बहुत आसानी से इनका नाम याद कर सकते हैं। बॉम्बे जयश्री जो है, इन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो इनका संबंध कर्नाटक राज्य से। कहां से? कर्नाटक राज्य से इनका संबंध है और ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित की जा चुकी हैं। इन्हें संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो जयश्री वर्तमान में कर्नाटक संगीतकारों में सबसे अग्रणी है। इसके अलावा नृत्य कला निधि पुरस्कार भी दिया गया। किसे दिया गया? वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचर को नृत्य के लिए नृत्य कला निधि पुरस्कार दिया गया। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर संगीत कला निधि पुरस्कार क्या है? तो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा सम्मान है वो संगीत कला निधि पुरस्कार है। 1942 में यह अस्तित्व में आया था और 1942 में यह निर्णय लिया गया था कि संगीतकार को संगीत कला निधि और जो नृत्य करते हैं नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल सम्मेलन को डिस्कस करेंगे। एक सीरीज चलेगी, डेली डिस्कस करेंगे आज की नॉलेज की फैक्ट्री में। COP27 की बात करें तो COP27 जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहां पर हुआ था? इजिप्ट में हुआ था, मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मिस्र के विदेश मंत्री समय शौकरी ने। COP26 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। भारत में 18वां G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है दिल्ली में। आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए, इसका विषय क्या था? रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। इसके अध्यक्ष थे जोको विडोडो, जो प्रेजेंट में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी हैं। यदि आपसे पूछा जाए SCO शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान में कहां पर हुआ था? समरकंद में हुआ था 15-16 सितंबर 2022 में। इस वर्ष कहां पर होगा? भारत में होगा। कहां पर होगा? भारत में SCO शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायबरेली की हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? आफ्टर हुज नेम इज अ हॉकी स्टेडियम इन रायबरेली नेम्ड? तो फ्रेंड्स, रानी रामपाल जी के नाम पर रायबरेली का एक हॉकी स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह है रानी रामपाल। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए रानी रामपाल किस स्पोर्ट्स की खिलाड़ी हैं, तो ये है हॉकी प्लेयर। हाथ में हॉकी दिख रही है आपको, हॉकी प्लेयर है। तो इन्हीं के नाम पर रायबरेली का हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। और ये उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं। क्लियर है? 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया और पद्मश्री प्राप्त हुआ है। अब आपको दिमाग में थोड़ा जोर देना है। इस साल आपको बताना 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताना है। मैं थोड़ा हिंट कर देता हूं, वे एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। बिहार राज्य का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि कब मनाया गया। तो बिहार राज्य का जो 111वां स्थापना दिवस है, यह कब मनाया गया? 22 मार्च को। कब मनाया गया? 22 मार्च को मनाया गया बिहार राज्य का 111वां स्थापना दिवस। अब सवाल उठता है, क्यों मनाया गया? दोस्तों, बंगाल और बिहार पहले एक साथ हुआ करते थे। तो बंगाल और बिहार जब अलग हो गए, तो इसी को याद करते हुए हर साल हम 22 मार्च को यह दिवस मनाते हैं। 2023 में बिहार राज्य का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था। दोस्तों, अब आपको बता दूं, 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 1912। अब 1912 से लेके अब आप गिनेंगे तो टोटल कितने साल हो गए? 111वां स्थापना दिवस हो गया। क्लियर है? तो बिहार दिवस मनाने की जो परंपरा है वो नीतीश कुमार जी ने की थी। अभी भी प्रेजेंट में नीतीश कुमार ही बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और 2010 में इसकी शुरुआत की थी। 2023 बिहार दिवस का विषय क्या है? युवा शक्ति की प्रगति। क्या है? युवा शक्ति की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ यूथ पावर। याद रहेगा आपको,
चलिए दोस्तों, यहाँ पे बिहार राज्य के गवर्नर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में बने हैं, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार राज्य के प्रेजेंट में गवर्नर है। पहले फागू चौहान थे। एक बच्चे ने कमेंट किया था, तो मैंने उसका कमेंट पढ़ा तो मुझे याद आ गया। वो कह रहे थे सर फागू चौहान, तो फागू चौहान जो है मेघालय के गवर्नर हो गए हैं, और अब जो नए गवर्नर हो गए बिहार के, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो गए हैं। क्लियर है? चलिए, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया हमारे रतन टाटा जी को। किन्हें सम्मानित किया गया? हमारे रतन टाटा जी को। आप सभी को पता है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं और बहुत परोपकारी कार्य करते हैं रतन टाटा जी। इन्हें दुनिया का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनके अंदर सम्मान ना हो, हर देश इन्हें सम्मानित करता है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने घोषणा की कि भारत के जो उद्योगपति हैं रतन टाटा जी, इन्हें ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिलेशन में, उनके संबंध में सुधार के लिए, निवेश के लिए, परोपकार के लिए, विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सम्मानित किया गया है। अब दोस्तों, रतन टाटा जी को जितने भी इंपॉर्टेंट पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। 2022 में असम वैभव पुरस्कार मिला। इन्होंने कैंसर यूनिट की स्थापना की थी, तो असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम वैभव सम्मान, जो कि असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इनको दिया। फिर पद्म विभूषण मिला 2008 में। पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहला भारत रत्न है, फिर दूसरा पद्म विभूषण है, तीसरा पद्म भूषण है, चौथा पद्मश्री है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2006 में दिया और पद्म भूषण 2000 में इन्हें मिल चुका है। किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया गया है? फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने इसमें विशेष ध्यान दिया है कि ऐसे प्रश्न आपसे छूटे ना। तो कर्नाटक राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया गया। अब सवाल उठता है उगादी क्यों मनाया गया, उसका भी उत्तर आपको मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखिए। तो देखिए, कब मनाया गया पहले ये जानिए। 22 मार्च को मनाया गया, ये क्लियर है। कर्नाटक राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक के बगल में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहां भी व्यापक रूप से मनाया जाता है। देखिए, नव वर्ष का त्योहार है उगादी, इसे युगादी भी कहते हैं, तो बड़े उत्साह से मनाया जाता है। आप लोगों को बता दूं, यह दिन जो है हिंदू महीने चैत्र का सबसे पहला दिन पड़ता है, वहां पे ये युगादी कहा जाता है, ठीक है, या फिर उगादी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा बोला जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी, इसीलिए मनाया जाता है। और 12वीं शताब्दी में जो भारतीय गणितज्ञ हैं, ग्रेट मैथमेटिशियन है भास्कराचार्य, उन्होंने उगादी को नए साल की शुरुआत में पहचान दिलाई थी और इसलिए फिर मनाया जाने लगा। आज का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक कौन बन गए? हु हैज बिकम द फर्स्ट तमिल राइटर टू बी नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज? देखिए, अभी इन्हें नॉमिनेट किया गया है, अभी इन्हें अवार्ड नहीं मिला है। 13 लोगों को नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से, जो पेरुमल मुरुगन है। कौन? पेरुमल मुरुगन, इन्हें नॉमिनेट किया गया है। आपको याद है लास्ट ईयर गीतांजलि श्री को ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स, ये है पेरुमल मुरुगन। अब सवाल उठता है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है पायरी। क्या नाम है? पायरी। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है और ये अवार्ड पाने वाले सबसे पहले तमिल उपन्यासकार हैं। तमिल उपन्यास को नॉमिनेट किया गया। तो देखिए, 13 उपन्यास में शामिल हैं जिसे इस बार के इंटरनेशनल बुकर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो अभी नॉमिनेशन हुआ है, अवार्ड नहीं मिला है, घोषणा होगी तो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, ये जो उपन्यास पायरी है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? ये है अनिरुद्ध वासुदेवन। तो जो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करता है ना, तो ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस उपन्यास में 1980 के दशक में तमिलनाडु का जो रूरल एरिया है उसके बारे में बताया गया है, इसलिए इसे नॉमिनेट किया गया है। इसमें बताया गया है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो आप आज जानते हैं, पहले से बोला जाता था मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अब यहां से मैन हटा दिया गया, इसे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बनाया गया है। पहली बार 2005 में ये क्या किया दिया गया था।
ये अवार्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट सबसे बेस्ट पुस्तक को दिया जाता है। ठीक है, 2022 लास्ट ईयर भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। ये है गीतांजलि श्री। तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इन्हें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था और ये हिंदी की उपन्यासकार बनी थी। याद रखिएगा, हिंदी के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज की ट्रिपल आर सीरीज करंट अफेयर्स 2022। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुबह 6 बजे जरूर बोलें कि वो सभी आए, साथ में 6 बजे उठ करके पढ़ने की आदत डालें। जल्दी उठोगे, जल्दी कुछ ना कुछ सीखोगे, जल्दी कुछ ना कुछ पाओगे। आधे घंटे की क्लास होती है, करंट अफेयर्स के साथ जीके भी मिलता है और जीएस भी मिलता, सब कुछ, जीए भी मिलता, सब कुछ आपको देने का प्रयास है केवल 30 मिनट्स में। ठीक है, तो देखिए थूथुकुडी किस राज्य में है जहां वर्तमान में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई? तो थूथुकुडी जो है तमिलनाडु में है। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो यह ओडिशा राज्य। टीकाकरण कार्यक्रम है, विभिन्न बीमारियों से बचाता है मिशन इंद्रधनुष। जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। किसके सम्मान में यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया? तो ये हैं बिपिन रावत जी, जो भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। दोस्तों अब यहां पर हम कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स कल आपने पढ़ा था, देखते हैं आपको कितना आता है। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? 126। आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे 125। आप जा करके वर्ल्ड हैप्पीनेस जब आप लिखेंगे रिपोर्ट तो मेन ऑफिशियल साइट पे जा करके चेक करिएगा। ठीक है, हमने डाटा जो उठाया वहीं से उठाया। नेक्स्ट है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के सीएमडी ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह ललित कुमार गुप्ता। मथुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो मथुआ मेला जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह है आसिफ शेख, नेपाल के खिलाड़ी हैं। मिसेस इंडिया 2023 किसे चुना गया? तो इनका नाम है ज्योति अरोड़ा। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? कहां पर? भोपाल में। किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में इनवाइट किया है? तो ये है जापान। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत के दौरे पे थे 2 दिन के लिए। हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों के द्वारा एक्टिव ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो एक्टिव ज्वालामुखी की खोज की गई कहां पर? शुक्र पर। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाउन सिंड्रोम 21 मार्च को मनाया जाता है, कल आपने पढ़ा है। आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। इंपॉर्टेंट देशों के उनके जो राष्ट्रीय खेल हैं, उनके जो नेशनल गेम्स है, वो यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए यूएसए की बात करें तो यूएसए का है बेसबॉल। स्पेन का क्या है? बुल फाइट है। कनाडा का है आइस हॉकी। कनाडा का क्या है? आइस हॉकी। अब ऐसे रिलेट कर पाएंगे, कनाडा बहुत नॉर्थ में है, बहुत ऊपर है, तो वहां पे तो आइस ही होगी ना, तो आइस हॉकी। भारत हॉकी आप सभी को पता है। नेक्स्ट है रूस। रूस की बात करें तो फुटबॉल और शतरंज को ये अपना नेशनल गेम बताते हैं। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड, 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। तीरंदाजी भूटान का नेशनल गेम है। चीन का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। फ्रांस विजेता था पिछले बार का फुटबॉल। इंग्लैंड आप सभी को पता है, क्रिकेट दुनिया को सिखाया इंग्लैंड ने। जापान का है जूडो। ऑस्ट्रेलिया का क्या फ्रेंड्स? क्रिकेट है। पाकिस्तान का जन्म भारत से हुआ, तो जो पिता खेलेंगे ना वही बेटा तो खेलेंगे, तो हॉकी। मलेशिया का क्या है? बैडमिंटन। मलेशिया का क्या है? बैडमिंटन। बांग्लादेश में है कबड्डी। श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल। इंडोनेशिया का भी बैडमिंटन और ब्राजील का है फुटबॉल, है ना। ब्राजील भी फुटबॉल के लिए फेमस है। मुझे नहीं लगता कि आप कोई भूलेगा, आराम से याद हो जाएगा।
दोस्तों आज के हमारे स्टैटिक एमसीक्यू जीके के पिटारे में हमने संविधान की प्रस्तावना के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की जो है व्याख्या प्रदान की गई है? तो विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव एन अकाउंट ऑफ इट्स सोल? तो ये है फ्रेंड्स प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है प्रियम्बल जो है, इसे आप संविधान की आत्मा व्याख्या समरी कही गई है। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? देयर इज अ पॉपुलर सॉवरेनिटी इन इंडिया बिकॉज द प्रियम्बल, जो हमारा प्रियम्बल है कहां से स्टार्ट होता है? और प्रियम्बल में ये बात कही गई है कि हम भारत के लोगों ने इस संविधान को मिलकर के बनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नन ऑफ दिस। तो इसमें ये सारे वर्ड्स इंक्लूडेड है। आपने पढ़ा होगा संप्रभु, प्रभुत्व संपन्न। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हम अपने हिसाब से अपने देश को चला सकते हैं। समाजवाद यानी हम दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है हमारा कोई विशेष धर्म नहीं, हम सारे धर्मों को आमंत्रित करते हैं। ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे देश का एक हेड होगा। ठीक है। भारत है एक, इंडिया क्या है? तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक सेकुलर नेशन है। ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने शायद आपको बताया, धर्मनिरपेक्ष का मतलब पहले ही बताया है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या है? धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। बिल्कुल सही बात है, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, हम एक सेकुलर कंट्री हैं। गणतंत्र का क्या मतलब होता है? तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है? गणतंत्र का मतलब होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, वो राष्ट्र, उसका एक राष्ट्र अध्यक्ष हो, उसे रिपब्लिक बोलते हैं। इनमें से वो दो शब्द कौन से जिनका समावेशन 42 संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो दो शब्द जोड़े गए, तीन शब्द जोड़े गए थे, इंटीग्रिटी, सेकुलर और सोशलिस्ट। तो तीन शब्द यहां पे जोड़े गए थे, ये है सोशलिस्ट एंड सेकुलर, 1976 में। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को किया। अब दोस्तों आपका होगा टेस्ट, 23 मार्च के करंट अफेयर्स का आपका होने वाला टेस्ट। आइए देखते हैं। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है, सही होना चाहिए। तो यह है जूडो। नेक्स्ट है, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। सरहुल त्योहार किस राज्य से रिलेटेड है? तो सरहुल त्योहार का संबंध झारखंड राज्य से। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से रिलेटेड है? हॉर्नबिल का संबंध नागालैंड राज्य से। रतन टाटा जी को किस वर्ष जो है आपको असम वैभव, यहां असंभव लिख गया है, असम वैभव यहां पे कर लीजिए आप, असम वैभव सम्मान। ठीक है। इससे सम्मानित किया गया 2022 में। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर किस राज्य के राज्यपाल है? तो मैंने आपको बताया था बिहार के हैं। रानी रामपाल किस खेल से रिलेटेड है? रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया था? उज्बेकिस्तान में। बॉम्बे जयसिरी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध संगीत से है। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? कल का क्वेश्चन है। 1930 में, इरविन के काल में। आज का सवाल है दोस्तों, हाल ही में किसने स्टारबक्स के सीईओ के रूप में पद ग्रहण किया है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। पहचानो कौन सीरीज में आपको जो कल इमेज दी गई थी, वो इमेज थी रविंद्रनाथ टैगोर जी की। मुस्कान शर्मा ने इनके बारे में लिखा है, इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आप कमेंट बॉक्स पर आप भी बता सकते हो, अभी इमेज में दूंगा। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। और ज्योति शर्मा ने भी इनके बारे में लिखा है, आपको पीडीएफ तो मिल जाती, वहां भी आप पढ़ सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ठीक है। काम की बात यह है कि एमपी राज्य सहकारी बैंक भोपाल, एमपी की पोस्ट रिलीज हुई है। वेबसाइट है www.apexbank.in। आप वहां पे जाकर के ये 638 पोस्ट निकली हैं, आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। 10/3 से स्टार्ट हुआ है, 9/4 इसका आखिरी डेट है, आप देख लेना। ठीक है। मैं बहुत सारी बातें नहीं कर पाऊंगा, इंपॉर्टेंट काम की बात बस बता दूंगा।
पहचानो कौन, मैं आपको बताना ये इमेज किनकी है, कमेंट बॉक्स पे इनके बारे में 4 से 5 लाइनें लिखनी है। ऋतिक कुमार, अजय, फारूक अंसारी, नितान सिंह, हर्ष राज, आप सभी टॉपर हैं 22 मार्च के करंट अफेयर्स का। कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसा ही टेस्ट हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ, फ्री क्विज, फ्री वीडियो सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। आपको लिंक पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सर्च करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएगा, जहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स और पीडीएफ मिलती रहती है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहां हम हर जगह मौजूद हैं आपके भलाई के लिए, आपके कार्य के लिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बताइए और क्या अच्छा हो सकता है। ये क्लास आपकी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक जरूर दीजिए इस क्लास के बारे में, ताकि हम और अच्छा कर सके। और अच्छे फीडबैक हमें प्रोत्साहन देते हैं, नेगेटिव फीडबैक हमें मजबूती देते हैं ताकि हम और अच्छा कर सकें। तो दोस्तों, चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए। कल सुबह 6 बजे फिर मिलूंगा इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।